चुनाव का दिन बिल्कुल करीब हो और अचानक लाखों लोगों को पता चले कि वे वोट ही नहीं दे सकते। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही आधुनिक संवैधानिक संकट पर बात करेंगे। हम पश्चिम बंगाल में पैदा हुए एक बहुत बड़े चुनावी संकट और उसके एक रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक समानांतर को समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय सिर्फ कुछ आंकड़ों या कानूनी दांवपेचों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव और उसमें छुपी उन कमजोरियों के बारे में है जो अचानक सतह पर आ जाती हैं। तो आज हम जिन चीजों पर नजर डालेंगे वो हैं बंगाल का मतदाता विलोपन संकट, एडीएम जबलपुर केस से इसकी ऐतिहासिक समानता, वैधानिक बनाम मौलिक अधिकार की बहस, अतिभारित ट्रिब्यूनल्स की भारी कीमत और आखिर में हमारे लोकतंत्र की प्रक्रियात्मक कमजोरियां। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, बंगाल का मतदाता विलोपन संकट। अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 23 और 29 अप्रैल की वोटिंग से ठीक पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा। 27 लाख, जी हाँ, 27 लाख मतदाताओं के नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। मतलब राज्य के इतने बड़े हिस्से का लोकतांत्रिक अधिकार रातों रात खत्म। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह हुआ कैसे? इसका कारण था एक प्रक्रिया जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा गया। वैसे तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए ये करता रहता है, लेकिन बंगाल में एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी बना दी गई जिसे नाम दिया गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी तार्किक विसंगति। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना? असल में अगर किसी के नाम की स्पेलिंग या पते में जरा सी भी गलती थी तो सीधा नाम काट दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ? लाखों लोगों की भीड़ 19 नए बने अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हर एक ट्रिब्यूनल पर 1-1 लाख से ज्यादा अपीलों का भयानक बोझ डाल दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत मध्य 2025 में बिहार से हुई थी, जहां 6 लाख नाम हटाए गए थे। कायदे से तो इस पायलट प्रोजेक्ट की कमियों को सुधारा जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसे 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया। यूपी, MP, केरल से लेकर बंगाल तक 321 जिलों के करीब 5 करोड़ लोग इस प्रक्रिया के दायरे में आ गए। और सबसे बड़ी बात, इसका कानूनी आधार क्या है और इतने कम समय में ये कैसे होगा, ये सवाल बिल्कुल अनसुलझे ही छोड़ दिए गए हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, एडीएम जबलपुर, एक ऐतिहासिक समानता। इस आधुनिक संकट की गंभीरता को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक को देखना होगा। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा और फिर आया 1976 का कुख्यात एडीएम जबलपुर केस। तत्कालीन चीफ जस्टिस AN रे की अगुवाई वाली बेंच ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 निलंबित किया जा सकता है। सीधी शब्दों में कहें तो अगर सरकार किसी को बिना कारण गिरफ्तार कर ले तो उसके पास अदालत जाने का कोई न्यायिक रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उस 4-1 के फैसले में वो जो एक असहमति थी वो इतिहास में दर्ज हो गई। वो थी जस्टिस HR खन्ना की असहमति। उन्होंने लिखा था कि अंतिम उपाय के न्यायालय में असहमति भविष्य की बुद्धिमत्ता से की गई एक अपील है। उन्होंने बेबाकी से तर्क दिया कि जीवन का अधिकार तो संविधान के बनने से भी पहले का है। उनका ये साहसिक रुख उन्हें बहुत भारी पड़ा। तत्कालीन सरकार ने परंपरा तोड़ते हुए उनके जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया। अब अगर हम 1976 और 2026 के बीच एक तुलना करें तो स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा संबंध दिखाती है। 1976 में बहुमत के फैसले से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था और 2026 में कोई इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रशासनिक बाधाओं के जरिए लाखों नागरिकों का वोट देने का अधिकार प्रभावी ढंग से छीन लिया गया। उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। दोनों ही मामलों में नागरिकों को उसी न्याय प्रणाली से निराशा मिली जिसे उनकी रक्षा करनी थी। यहीं से हमारा तीसरा अहम मुद्दा उठता है, वैधानिक बनाम मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के इस मामले में सीधे दखल क्यों नहीं दिया? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कानूनी तौर पर वोट देने के अधिकार को माना क्या जाता है। 2003 के PUCL और 2006 के कुलदीप नायर केस के आधार पर
अदालतों ने वोटिंग को एक वैधानिक अधिकार यानी स्टैट्यूटरी राइट माना है, ना कि मौलिक अधिकार। तर्क यह है कि अगर इसे मौलिक अधिकार मान लिया गया तो चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगेगी। इसी वर्गीकरण की वजह से अदालत ने हस्तक्षेप करने से परहेज किया और लाखों मतदाताओं को उन्हीं ओवरलोडेड ट्रिब्यूनल्स के भरोसे छोड़ दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये हम अपने चौथे हिस्से में देखेंगे, अति भारित ट्रिब्यूनल की कीमत। जरा इस डेटा पर नजर डालते हैं। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ 27 लाख पेंडिंग अपीलें थीं और दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल्स ने चुनाव के पहले चरण से पहले सिर्फ 149 और दूसरे चरण से पहले 1468 नाम बहाल किए। कुल मिलाकर सिर्फ 1607 मतदाता, मतलब हर 15,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को उसका अधिकार वापस मिला। इसे सिर्फ एक प्रशासनिक देरी कहना बिल्कुल गलत होगा। ये असल में एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को उनके अधिकारों से बेदखल करने की स्थिति थी। जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि ट्रिब्यूनल्स इस पहाड़ जितने काम को समय पर पूरा नहीं कर सकते, तो प्रभावित नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन 6 अप्रैल 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने ट्रिब्यूनल्स के लिए कोई डेडलाइन तय करने या जिनकी अपील पेंडिंग थी उन्हें अंतरिम तौर पर वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत के इस एक फैसले ने मतदान के दिन से ठीक पहले लाखों नागरिकों के लिए राहत का आखिरी दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर 4 मई को चुनाव के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। अब शोध सामग्री यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तटस्थ तथ्य की ओर इशारा करती है। कई सीटें ऐसी थीं जहां जीतने वाले उम्मीदवार का मार्जिन उन वोटरों की संख्या से कम था जिनके नाम लिस्ट से काट दिए गए थे। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे एक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरे चुनाव के नतीजे और उसके गणित को गहराई से बदल सकती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रियात्मक कमजोरियां। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह 41 साल बाद 2017 के पुट्टास्वामी फैसले में जस्टिस खन्ना की असहमति को सही माना गया, आज के कई कानूनी जानकारों का तर्क है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भी भारतीय लोकतंत्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन का अधिकार। 1976 हो या 2026, सर्वोच्च अदालत ने नागरिकों के अधिकारों को महज एक प्रक्रियात्मक या टेक्निकल मुद्दा मान लिया, और दोनों ही बार इसका भारी नुकसान उन आम लोगों को उठाना पड़ा जो इन जटिल प्रशासनिक चक्रव्यूहों से निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर लाकर छोड़ता है। जब हमारा कानूनी सिस्टम और तकनीकी उलझने पूरी तरह से हावी हो जाएं, जब ट्रिब्यूनल्स लाखों लोगों को न्याय देने में असमर्थ हो जाएं, और जब अदालतें तकनीकी आधार पर दखल देने से पीछे हट जाएं, तो सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र के इस सबसे पवित्र और बुनियादी अधिकार यानी वोट देने के अधिकार की रक्षा आखिर करेगा कौन? एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।